हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज इस वीडियो में हम अगेन 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं रीट एग्जाम के लिए, जिसमें बहुत ही कम डेज अब रह गए हैं, और अगर आपने लैंग्वेज 2 लिया है तो ये सेशन आप सभी लोगों के लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट है। पूरा आप लोग सेशन देखिए, क्वेश्चंस को करिए एंड क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पूरा वीडियो जरूर देखो, अपने दोस्तों में इसको शेयर करो एंड जितने मार्क्स आपके यहाँ बनेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 30 में से आपके कितने यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, सो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। और नोट्स एंड पीडीएफ्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ज्वाइन करनी है कंप्लीट टेस्ट सीरीज फॉर रीड लैंग्वेज 1 एंड 2, तो आप जो एप्लीकेशन है मेरी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज के बारे में देख सकते हैं जाके। एंड्रॉयड ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, इसका लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगी। जो भी पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं ज़रूर चेकआउट करिए। एंड अगर आपको लगता है कि इस टाइम पे आपको प्रैक्टिस सेट एंड मॉक टेस्ट की ज़रूरत है तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पर जा करके। ठीक है, वहाँ पे आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, एंड ऊपर जो है मेरा नंबर भी दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा हर एक क्वेश्चन को एंड क्वेश्चन को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पे। ठीक है, तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी उसमें आपको करना क्या है कि शॉर्ट नोट, जहाँ पे भी आप शॉर्ट नोट बना रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ इनको ज़रूर ऐड कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच vocabulary structures and grammar rules which have been taught previously are introduced again to reinforce learning and revision। कौन सा प्रिंसिपल है ये लैंग्वेज का? तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे टॉट की बात हो रही है कि कौन सा ऐसा अप्रोच है, कौन सा प्रिंसिपल है जहाँ पे आपने जो भी वोकैबुलरी सिखाया, कोई आप स्ट्रक्चर सिखा रहे हो या कोई भी हम ग्रामर रूल जब सिखाते हैं तो उसको हम इंट्रोड्यूस करते हुए सिखाते हैं। दोबारा से हम लर्निंग को यहाँ पर रीइंफोर्स करते हैं, रिविजन को यहाँ पे रीइंफोर्स करते हैं। तो ये जो आपका अप्रोच है इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अप्रोच। स्पाइरल अप्रोच का मतलब है कि इस तरह से कुछ लर्निंग का यहाँ पे क्रम होता है कि आपने जो भी पहले पढ़ाया लैंग्वेज में, मान लीजिए आपने कुछ भी पढ़ाया था कल, आप उसको अगले दिन क्या करोगे, जोड़ते हुए पढ़ाओगे, आप उसको अगले दिन रिवाइज करते हुए पढ़ाओगे। तो जहाँ पे भी लर्निंग एंड रिविजन आ जाता है, जहाँ पे भी आपका आ जाएगा कि आप री इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उस कंसेप्ट को, तो वहाँ पर आंसर क्या बनेगा, स्पाइरल अप्रोच। ठीक है, अच्छा, ओरल वे का मतलब क्या होता है कि जो भी बच्चा यहाँ पे लर्निंग स्टार्ट कर रहा है उस पर आप ज़्यादातर स्पीच पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, लैंग्वेज पैटर्न का मतलब होता है कि बार बार ड्रिल करवाना, हैबिट फॉर्मेशन कराना जो है वो लैंग्वेज पैटर्न का काम है। और वोकैबुलरी अप्रोच का मतलब होता है कि जहाँ पर आप शब्दों को सिखाते हो। वोकैबुलरी का मतलब है कि जहाँ पे आप वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज आपको याद रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर फाइनली क्वेश्चन ए बनेगा, आंसर बनेगा ए। ठीक है, अगला देखेंगे, इन ड्रामा सलिलोक्वी रेफर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ड्रामा से क्वेश्चन आया हुआ है कि सलिलोक्वी क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना कि सलिलोक्वी ड्रामा में एक टेक्निक है जहां पर एक जो सिंगल कैरेक्टर है वो अपनी इनर मोस्ट फीलिंग को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। यानी कि जो भी उसके आंतरिक मन में जो उसकी फीलिंग है उसको वो एक्सप्रेस कर रहा है। और कैसे एक्सप्रेस करता है, अलाउड करता है, यानी जोर जोर से बोलते हुए अपनी फीलिंग्स को ये एक्सप्रेस करता है, जहाँ पे अदर कैरेक्टर इसको नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, अदर कैरेक्टर इसको नहीं सुन पा रहे, ना ही अदर कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। सलिलोक्वी में केवल एक पर्सन ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये डायलॉग नहीं होता बिटवीन कैरेक्टर, फाइनल वर्ड्स हैं उसके, और इनर मोस्ट फीलिंग है बिफोर डाइंग, यानी मरने से पहले उसकी फाइनल वर्ड्स, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि मरने से पहले की बात नहीं होती है। यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, स्पीच डिलीवर्ड बाय अ कैरेक्टर इंटेंडेड टू बी स्पोकन टू ओनली टू द ऑडियंस। यानी कि जो भी ये फीलिंग को व्यक्त कर रहा है यहाँ पर इसको ऑडियंस कहीं ना कहीं सुन सकती है। तो यहाँ पर सलिलोक्वी में आंसर हो जाएगा इसका सी। ऐसे ही मोनोलॉग भी होता है, लेकिन मोनोलॉग में अदर कैरेक्टर शामिल होते हैं
ऑडियंस दोनों तरफ से क्या होती है, जान रही होती है कि जो कैरेक्टर है उसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग अ टीचर में ऑफन यूजेस प्रोबिंग क्वेश्चन टू क्लैरिफाई स्टूडेंट्स आइडियाज and concepts. This may be linked with which of the following assessment procedures? अब देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बात हो रही है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग, यानी कि जब टीचर शिक्षण कार्य कर रहा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग टीचर क्या करता है, बच्चों से प्रोबिंग क्वेश्चन को पूछता है। प्रोबिंग क्वेश्चन का मतलब कि वैसे क्वेश्चन जो बच्चे को उत्तेजित करे या फिर जो बच्चे को मोटिवेट करे, जहाँ पे बच्चा अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करे, वो प्रोबिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनकी खोज प्रवृत्ति विकसित हो रही है। तो टीचर क्या करता है कि उनसे प्रोबिंग क्वेश्चन पूछता है और उनके कंसेप्ट और आइडिया को क्लैरिफाई करता है। तो ये कौन सा असेसमेंट है, डायग्नोस्टिक, यहाँ पे समेटिव, फॉर्मेटिव या पीयर? तो पीयर की कोई बात नहीं है, कोई यहाँ पे बच्चे आपस में नहीं कर रहे कोई असेसमेंट, तो पीयर होगा नहीं, समेटिव होगा नहीं, बिकॉज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग की बात हो रही है, तो आंसर विल बी क्या होगा, फॉर्मेटिव, ठीक है। फॉर्मेटिव मतलब ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो बच्चों के कंसेप्ट को क्लैरिफाई कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज कर रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ पास्ट्रोल एलिजी? अब देखो पास्ट्रोल एलिजी जो है, एलिजी का एक टाइप है, जहां से क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर भी आया था। तो याद रखना कि एलिजी बेसिकली 3 प्रकार की एलिजी इंपॉर्टेंट है। एक है पास्ट्रोल एलिजी, एक होती है पर्सनल एलिजी, पर्सनल, और एक होती है इम्पर्सनल, ठीक है। पर्सनल का मतलब है कि जहाँ पे व्यक्ति अपने सगे संबंधी, अपने किसी दोस्त की मृत्यु पे शोक व्यक्त कर रहा है। इम्पर्सनल का मतलब है कि जहाँ पे वो ह्यूमन नेचर या ह्यूमन डेस्टिनी या समाज या सोशल जो चीज़ें हैं समाज में व्याप्त, उन पर वो कुछ शोक दिखा रहा है, ठीक है। तो पर्सनल, इम्पर्सनल और पैस्ट्रोल। पैस्ट्रोल के बारे में यहाँ नॉट पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला नहीं होगा। ऐसा नहीं बोला जाता पैस्ट्रोल में कि जो शेपर्ड है, जो डेड शेपर्ड है, जो चरवाहा है जिसकी मृत्यु हो गई है, वो ये रियलाइज करता है कि वो हायर लाइफ में गया है, ऐसा कुछ भी पेस्ट्रोल में नहीं है, ठीक है। पेस्ट्रोल के बारे में याद रखना कि ये रूरल एरिया को दिखाता है, यानी जो विलेज एरिया है, जो गांव वगैरह के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को दिखाता है पेस्ट्रोल एलिजी, ठीक है। इन्वोकिंग द म्यूज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, मौन करना यहाँ पर, और दोनों यहाँ पे कौन होते हैं, शेपर्ड ही होते हैं। जिसकी मृत्यु हुई वो भी शेपर्ड है, और उसका दोस्त जो शोक मना रहा है वो भी इसमें शेपर्ड ही होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ असेसमेंट? अब पूछा गया आपसे असेसमेंट की टेक्निक क्या है। तो देखो टूल्स अलग होता है और टेक्निक अलग होती हैं हर असेसमेंट में। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर रूब्रिक की, चेकलिस्ट की, इंटरव्यू या रेटिंग स्केल की, तो यहाँ पर रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट और रूब्रिक तीनों ही क्या होते हैं, टूल होते हैं। लेकिन जो इंटरव्यू है वो यहाँ पे क्या है, टेक्निक का काम कर रहा है, ठीक है। इंटरव्यू टेक्निक है, हर तकनीक में हमें किसी न किसी टूल की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है कि आप किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहे हैं और वहाँ पर आपकी जो टेक्निक है वो तो हो गई इंटरव्यू। अब इस टेक्निक में आप टूल क्या यूज़ कर सकते हैं, हो सकता है आप एक क्वेश्चन आयर बना लें, हो सकता है आप एक चेकलिस्ट बना के बैठे हैं वहाँ पे। तो ये क्या है कि हर तकनीक में हम टूल का उपयोग करते हैं असेसमेंट के अंदर। तो तकनीक यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंटरव्यू हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम हमसे पूछी गई है। पेट्रार्कन सोनेट को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो आपको याद रखना है। पेट्रार्कन सोनेट को कहा जाता है इटालियन सोनेट, ठीक है, इसको हम इटालियन भी कह सकते हैं, इसको हम क्लासिकल सोनेट भी बोलते हैं, और इसको हम पेट्रार्कन भी बोलते हैं। ये जो है इसका राइम स्कीम याद रखना कि इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट नंबर 1 और 2 में। पार्ट नंबर 1 को कहते हैं ऑक्टेव, जो किसी प्रॉब्लम को बताता है, और पार्ट नंबर 2 को कहते हैं हम सेस्टेट, जो किसी सॉल्यूशन को बताता है। तो यहाँ पर ऑक्टेव और सेस्टेट में इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। सेस्टेट की 6 लाइन होती है, ऑक्टेव की 8 लाइनें होती हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है।
तो यहाँ पर इसकी राइम स्कीम क्या बनेगी, यहाँ पर बनेगी ए बी बी ए सी डी ई सी डी। ये जो आप सी डी ई देख रहे हो, यहाँ पे कभी कभी सी डी सी और सी डी सी भी होता है, ये याद रखना, दोनों सेम है। ये होता है सेस्टेट जो किसी सॉल्यूशन को बता रहा है, और ये जो आगे की आप दो जो आप हिस्से देख रहे हैं, ये दो क्वार्टेन देख रहे हैं, ये दोनों ऑक्टेव हैं, ठीक है। ये 8 लाइनें क्या हो गई, ऑक्टेव हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ। इसको अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो इसको जरूर आप नोट्स में इसको शामिल कीजिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ब्लैंक वर्ड्स क्या है, राइम जो आयम्बिक पेंटामीटर जो है, जिसमें हम किसको लिखते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में हम सोनेट्स को लिखते हैं, तो उसमें ब्लैंक वर्ड्स का क्या मतलब है। तो ब्लैंक वर्ड्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसी कविताएं जो किसी भी शब्द के साथ लास्ट में अगर आप पीछे राइम देखोगे तो वो मेल नहीं खाती है, ठीक है। तो विदाउट राइम जो हमारी कविताएं होती हैं उसको हम ब्लैंक वर्ड्स कविता कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन सिस्टम्स इवैल्यूएशन अकर्स इनफॉर्मली ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस। यानी इनफॉर्मली अगर इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर सिंपली आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब भी हम समेटिव की बात करते हैं तो ये हमारा कहीं ना कहीं मोर फॉर्मल हो जाता है, ये ज्यादा फॉर्मल है। लेकिन अगर फॉर्मेटिव की मैं बात करूँ तो हो सकता है कि मैं किसी बच्चे का प्लेग्राउंड में उसको मैं जो है चेक करूँ, उसको मैं ऑब्जर्व करूँ। तो ये जो होता है ये बेसिकली आपका इनफॉर्मल तरीके का इवैल्यूएशन होता है ज्यादा, जहाँ पे टीचर इनफॉर्मली भी इवैल्यूएट करता है। तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, वी विल नॉट ईट अंटिल द गेस्ट आर हियर, दे डैश नॉट हैव हैड देयर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है कौन सा यहाँ मॉडल वर्ब आएगा। तो मॉडल वर्ब क्या होते हैं, जो किसी भी वाक्य की मोडेलिटी को बताते हैं, किसी भी वाक्य में मूड को बताते हैं। तो यहाँ बोला गया कि वी विल नॉट ईट अंटिल द गेस्ट आर हियर, मतलब जब तक मेहमान यहाँ हैं हम तब तक कुछ भी हम खाना नहीं खाएंगे। वी विल नॉट ईट, दे डैश नॉट हैव, दे शुड आएगा, माइट आएगा, शैल आएगा या कैन आएगा। तो यहाँ पर आएगा दे माइट हैव हैड देयर ब्रेकफास्ट, ठीक है। दे माइट नॉट हैव, हो सकता है, मतलब एक पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी है, कम पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि उन्होंने ब्रेकफास्ट ना किया हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हमने मे का क्या यूज किया, माइट यूज किया है पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो हाईलाइटेड वर्ड है, यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड में आपसे इडियम का मीनिंग पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इडियम जो यूज हुआ है पूरे सेंटेंस में, यहाँ पर है कि दीज डेज द विलेजर्स हैव स्पॉटेड द फॉलन हीरो ड्रिंक लाइक अ फिश। तो यहाँ पे ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब क्या होता है, ये जो ड्रिंक लाइक अ फिश है इसका मीनिंग क्या होता है। तो ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब होता है टू ड्रिंक हेवीली, बहुत ज्यादा ड्रिंक करना, तब हम यूज करते हैं ड्रिंक लाइक अ फिश, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आई मे बी स्लो इन डूइंग द वर्क डैश देयर विल नॉट बी एनी मिस्टेक ऑफ माई परफेक्शन। अब यहाँ पे सही आपको बताना है कौन सा लिंकिंग वर्ड यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ ईदर और का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई चॉइस बता रहे हैं, तो यहाँ कोई चॉइस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बोला गया कि आई मे बी स्लो इन डूइंग द वर्क, ठीक है, डूइंग द वर्क एंड देयर विल नॉट बी एनी मिस्टेक बिकॉज ऑफ माई परफेक्शन, या फिर बट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर इसका बनेगा, थोड़ा सा सेंटेंस को आपको पढ़ के देखना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, बट एंड बिकॉज, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आई मे बी स्लो इन डूइंग द वर्क बट देयर विल नॉट बी एनी मिस्टेक बिकॉज ऑफ माई परफेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बट एंड बिकॉज का यूज हम यूज करेंगे। बिकॉज का यूज हम कारण बताने में कर सकते हैं, और बट का यूज हम बेसिकली विरोधाभास या कंट्रास्ट को बताने में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपको इसमें करेक्ट मॉडल बताना है। लास्ट सैटरडे संगीता confirmed that she dash help me in my project। तो she should, she may, she might या she would। तो
कौन सा यहाँ पे करेक्ट मॉडल वर्ब यहाँ पे आएगा आपके अकॉर्डिंग, वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। वुड का यूज हम यहाँ पे करेंगे कि लास्ट सैटरडे संगीता कंफर्म दैट शी वुड हेल्प मी, वो मेरी मदद करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आपको इसमें एरर बताना है, और ये जो एरर है ये आपका रिलेटेड है कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आपको क्या लग रहा है, पूरा सेंटेंस ध्यान से पढ़िएगा और ये बताइए कि कौन सा पार्ट है जिसमें एरर है। तो यहाँ पे दिया है कि अंडर द इमेंस स्टार रूफ पीपल वॉज वॉकिंग फास्ट लाइक थ्रेड्स ऑफ कलर बीइंग वोवन इनटू अ ग्रे वेब। तो यहाँ पे एरर हमको क्या लग रहा है कि यहाँ पीपल के साथ क्या यूज हुआ है, वॉज का यूज हुआ है। तो यही हमारी एरर इसी में है, सेंटेंस जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें एरर है, बिकॉज जो पीपल है इसके साथ ऑलवेज हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वॉज की जगह क्या आएगा, वर आएगा। इसी तरह कैटल है ना, कैटल हो गया या पुलिस हो गया, इनके साथ हम क्या करते हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे पीपल, कैटल, पुलिस, इस तरह के वर्ड्स के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। आगे बढ़ेंगे। द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज मिनिस्टर्स आर बिजी इन कैंपेनिंग फॉर कमिंग इलेक्शंस। अब आपको इसमें बताना है कि कहाँ पे एरर है, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस आपको पढ़ना है, ये भी आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है। तो यहाँ एक रूल है कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर है और एक मिनिस्टर्स हैं। तो यहाँ पर जो दो सब्जेक्ट है वो एज वेल एज से जुड़े हैं, तो कहीं पे भी अगर एज वेल एज आ जाए या फिर आ जाए अलोंग विद या फिर आ जाए टुगेदर विद, ठीक है, अलोंग विद, टुगेदर विद, या फिर आ जाए एकम्पनीड बाय, या फिर आ जाए यहाँ पर विद आ जाए, ठीक है, या फिर आ जाए अलोंग विद, टुगेदर विद, एकम्पनीड बाय, ठीक है, गाइडेड बाय आ जाए, गाइडेड बाय, या फिर बिसाइड्स आ जाए। इस तरह के वर्ड्स जितने भी आते हैं तो हमेशा जो आंसर होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी आपका पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर यहाँ पे करोगे। यानी अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल, और अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिंगुलर है, तो आंसर भी यहाँ पे क्या आएगा, आर की जगह क्या आएगा, इज बिजी, ठीक है। तो सेकंड वाले में गलती है, यहाँ पर इज आएगा, बिकॉज फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कम्युनिकेटिव अप्रोच एम्फसाइजेस ऑन। अब यहाँ पे कम्युनिकेटिव अप्रोच बताना है कि किस पर फोकस करता है, ठीक है। तो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव, डिस्कॉर्ड या सेल्फ। तो देखो वैसे तो कम्युनिकेटिव अप्रोच की अगर मैं बात करूँ तो ग्रामेटिकल भी होता है, कम्युनिकेटिव भी होता है और डिस्कॉर्ड्स भी होता है। ये तीनों ही CLT के पार्ट है, मतलब कम्युनिकेटिव के पार्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं बेसिक एम पूछूं कि एम क्या होता है कम्युनिकेटिव का, तो वो ऑलवेज क्या होता है कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को बढ़ावा देना, ठीक है। वैसे इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, पहला ग्रामेटिकल, दूसरा कम्युनिकेटिव, तीसरा डिस्कोर्स और आपका सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होता है। और ये जो ग्रामेटिकल है ये आपका लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के अंदर आता है। तो 4 कंपोनेंट हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ आंसर जो होगा वो क्या बनेगा, बी बनेगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव टीचिंग इज बेस्ड ऑन थ्योरी। जो कम्युनिकेटिव टीचिंग है वो किस थ्योरी पे आधारित है। तो यहाँ पर फटाफट से देखो क्या होना चाहिए, सबसे बेस्ट आपको बताना है तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसी पर आधारित है ये सबसे ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ हम स्पीच पर फोकस करते हैं, यहाँ हम ओरल फ्लुएंसी पे फोकस करते हैं। सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो मीनिंग पे होता है ना, अर्थ का निर्माण करना इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेट करना, इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्सचुलाइजेशन यहाँ पे आता है, कॉन्टेक्स्ट में सिखाते हैं हम जो भी चीज सिखाते हैं, ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। वट आर द टाइप्स ऑफ स्पीच साउंड्स। अब आपको बताना है स्पीच साउंड्स के टाइप इंग्लिश में कितने हैं। तो पूरी जो स्पीच साउंड्स है इंग्लिश में, वो टोटल स्पीच साउंड्स की संख्या क्या है, 44 है। और इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में। तो यहाँ पर वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के अकॉर्डिंग आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा।
फटाफट से नंबर्स याद रख लो। वॉवल्स की संख्या 20 है और कॉन्सोनेंट्स की टोटल संख्या 24 है। वॉवल्स को भी हमने डिवाइड किया हुआ है 8 और 12 में, डिप्थोंग और मोनोफ्थोंग में, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स की संख्या 24 है। इसमें भी बहुत सारे टाइप हैं, फ्रिकेटिव, एफ्रिकेट, नेजल्स, सबकी आपको संख्या याद रखनी है, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है फाइंड द इनकरेक्ट वर्ड। अब इनकरेक्ट आपको बताना है इसमें 18 क्वेश्चन में। तो गलत वाला क्या लग रहा है कि प्योर वॉवल साउंड को हम मोनोफ्थोंग बोलते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। प्योर वॉवल साउंड जो होते हैं इनको हम मोनोफ्थोंग भी बोलते हैं, इनको हम सिंगल वॉवल भी बोलते हैं, इनको हम एक तरह से सिंगल, मोनोफ्थोंग और प्योर, ये 3 नाम आपको याद रखना है। डिप्थोंग को हम ग्लाइड बोलते हैं, डिप्थोंग को हम और डबल भी बोलते हैं, और डिप्थोंग को हम यहाँ पर इम्प्योर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ गलत क्या है, तो दोनों ऊपर वाले सही हैं लेकिन सी वाला गलत है। जो वॉवल साउंड होते हैं वो वॉइसलेस ना होके क्या होते हैं, वॉइस्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ सी वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, रेंज, अवेलेबिलिटी एंड कवरेज आर रिलेटेड टू, ये तीनों ही किससे संबंधित है, तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का भाग है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का मतलब होता है टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, यानी एक कक्षा में जब आपको कोई चीज पढ़ानी है तो उसके लिए चुनना, सिलेक्ट करना कि आपको क्या पढ़ाना है। तो जब भी हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो हम ये रेंज का, अवेलेबिलिटी, कवरेज तीनों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आंसर यहाँ पे सी। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है कि टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज, हर एक कंपोनेंट पे इक्वल जो इक्वल प्रभाव है वो हम यहाँ डालते हैं, ठीक है। इक्वल हम इनको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं स्किल्स को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। अब आपको बताना है सबसे बड़ा फायदा मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या है, ठीक है। तो एज अ रिसोर्स है, एज अ स्ट्रैटेजी है, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो याद रखना कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो इंडिया में इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर इसको हम यूज करते हैं एज अ रिसोर्स, एज अ स्ट्रैटेजी, एज अ एसेट इसको यूज किया जाता है, संसाधन की तरह यूज करते हैं, ये कोई बाधा नहीं होता। और ये एक पॉजिटिव फीचर है मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है, पॉजिटिव है ये इंडिया में, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। इसके साथ साथ ये क्या है, टूल भी है, ठीक है, टूल भी है ये टीचिंग में, जिसको टीचर क्या करता है, बच्चों की लैंग्वेज को यूज करता है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, यानी स्टूडेंट्स की जो भाषा है, जितनी भी मतलब बच्चे की जो मदर टंग है, जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, उसको टीचर यूज करता है अपनी टीचिंग में, उसको हम कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स या एज अ स्ट्रैटेजी या फिर एज अ टूल, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं इनके कीवर्ड है, इनको आपको याद रखना है, और बाकी इसके बहुत सारे पॉजिटिव फायदे होते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म के। आगे बढ़ेंगे, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म एडवोकेट्स। अब आपको बताना है कि मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म क्या बताता है, हमें क्या यहाँ पे उद्देशित करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब ये होता है कि आप जब भी मल्टीलिंगुअलिज्म को यूज कर रहे हैं अपनी टीचिंग में, तो आप शुरुआत तो उसकी मदर टंग से करेंगे और उसके बाद आप ऐड करते जाओगे अनेक भाषाओं को, ठीक है। तो आंसर इसका क्या बना, ऑप्शन सी बनेगा कि लर्नर जो है वो अपने शुरू करते हैं, लर्नर बिगिन देयर स्कूलिंग इन मदर टंग, मतलब मदर टंग में उनकी स्कूलिंग शुरू हुई, प्राइमरी लेवल से हम मदर टंग में स्टार्ट करते हैं पढ़ाना पहले, और उसके बाद हम ऐड करते हैं मेनी लैंग्वेजेस को। तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म को बता रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देर आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन इन द टीचिंग प्रोसेस। अब आपको बताना है कि टीचिंग प्रोसेस में एक ही सिक्के के दो पहलू क्या माने जाते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से ऑप्शन को देखो तब आपको पता चलेगा। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल होगा, डायग्नोस्टिक एंड असेसमेंट, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन, या एग्जामिनेशन और डायग्नोस्टिक। तो दो सेम कॉइन, मतलब टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन किसको कहा जाता है, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल को कहा जाता है, बिकॉज एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। अगर हम डायग्नोस नहीं करेंगे तो हम रेमेडी भी नहीं कर सकते। तो ये याद रखना कि रेमेडियल टीचिंग का जो आधार होता है वो डायग्नोस्टिक ही होता है, सबसे पहला स्टेप डायग्नोस करना ही होता है रेमेडियल करने के लिए। तो
तो क्या है कि इसके बिना हम डायग्नोस के बिना रेमेडी नहीं कर सकते, बिकॉज डायग्नोस में हम कारणों का पता लगा रहे हैं, और जब तक हम पता नहीं लगाएंगे तब तक हम दूर नहीं करेंगे। तो पता लगाने के बाद ही हम निदान करते हैं, मतलब निदान के बाद ही हम इसका उपचार करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो निदान हम डायग्नोस में कर रहे हैं और उपचार हम रेमेडी में कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका ए। आगे बढ़ेंगे, रेमेडियल टीचिंग इज, रेमेडियल टीचिंग क्या है? तो रेमेडियल टीचिंग बेसिकली हम उन बच्चों पे करते हैं जिनको लर्निंग में समस्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन पे हम कर सकते हैं, जैसे कि वो स्टूडेंट जो स्लो लर्नर हैं, पहली बात जो धीमा सीखते हैं, वे लर्नर जो रिटार्डेड हैं बेसिकली। रिटार्डेड मतलब रिटार्डेड बच्चे कौन होंगे? जिनका आईक्यू लेवल 70 से नीचे है, 70 से कम वाले रिटार्डेड कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जिनका आईक्यू लेवल कम है, जो स्लो लर्नर्स हो गए, या फिर जिनको कोई लर्निंग की डिफिकल्टी है, जैसे किसी को डिसलेक्सिया है, किसी को डिस्ग्राफिया है, ऐसे बच्चे जो कॉम्प्रीहेंशन नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, ऐसे बच्चे जिनके अंदर बैड हैबिट है ना, बैड हैबिट वाले बच्चे हो गए, या फिर ऐसे बच्चे जिनको कोई स्किल नहीं आता, जिनको कोई एबिलिटी नहीं आती, इन सभी पे हम रेमेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग क्या होती है कि हम क्या करते हैं यहाँ पर, टीचिंग टू बी डन, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट, ठीक है। गेनिंग नॉलेज ऑफ, नॉलेज लेना नहीं होता, सब्जेक्ट डिफिकल्टीज टीचर के लिए नहीं होगा, स्पेलिंग भी केवल स्पेलिंग नहीं होता, यहाँ पर हो जाएगा टीचिंग बी डन बाय रिमूविंग द डिफिकल्टी, मतलब जो भी डिफिकल्टी है, उनके जो भी गैप है उसको रिमूव करना, या फिर इसको कहते हैं हम रेक्टिफाई करना, ठीक है। रेक्टिफाई वर्ड याद रखना, दूर करना, रेक्टिफाई करना इसका काम है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में आपको बताना है कि किस वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो पहली बात एम दिया है, तो एम जो है वो म के लिए हो जाता है, सिंपली इसको हिंदी कर लो, एम हो गया म के लिए। उसके बाद ये जो आई है ये ई हो गया, तो मी हो गया दोनों मिलके, ठीक है, मी बन गया यहाँ पर ये। उसके बाद एन दिया हुआ है ना के लिए, और ये आई दिया हुआ है ई के लिए, तो क्या बना, मी नी, और ये बना ऐसे करके, ये जो है नेजल, ये है इंग के लिए, ठीक है, इंग का जो साउंड है, तो यहाँ बना, इसका मेंट होगा नहीं, मिनिमम होगा नहीं, मीनिंग होगा या माइनिंग होगा, तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये मीनिंग की बात कर रहा है यहाँ पे, इसको माइनिंग बोलते हैं, इसको हम मीनिंग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो ये ई ए है, ये आई का साउंड होगा, ठीक है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट का ट्रांसक्रिप्शन बताना है, यहाँ पे दिया हुआ है के और ये ए करके है, तो के हो गया क के लिए, ए हो गया यहाँ पे आ के लिए, आ, उसके बाद एम हो गया यहाँ म के लिए, तो क्या बना, काम, तो काम वर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए कुछ साउंड्स को देख सकते हो, साउंड्स जो भी सिंबल्स हैं इनको आप हिंदी करके भी देख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ आता है तो बेसिक जितने साउंड्स हैं इंपॉर्टेंट, उनका आप हिंदी थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज अ मेटाफर, तो मेटाफर होता क्या है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया हुआ था मेटाफर के बारे में, यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन है मेटाफर से, तो फटाफट से देखो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट। मेटाफर को इम्प्लिसिट कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, इम्प्लिसिट सिमिली कहा जाता है, या अगर मैं बोलूं इम्प्लाइड आ जाए, इम्प्लाइड सिमिली, इम्प्लिसिट सिमिली, या फिर इसको हम कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सिमिली भी बोलते हैं, तो यहाँ 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, द टोन ऑफ एलिजी, एलिजी की टोन क्या होती है, ह्यूमरस है, प्रेजिंग है, मेलनकॉलिक है, या एंग्री है, तो बहुत सारा थीम है एलिजी जिस पे एलिजी को लिखा जाता है। तो एलिजी को हम जज कैसे करते हैं, सब्जेक्ट मैटर से जज करते हैं, पहली बात एलिजी को जज कैसे किया जाता है, सब्जेक्ट मैटर से किया जाता है, ये किसी भी आयम्बिक में नहीं लिखा जाता इनको, और ये जो है बेसिकली ये जो इटिमोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड से आई है, ग्रीक भाषा एलेगोस से आया है, जिसका मतलब होता है लेमेंट, तो लेमेंट इसका एक थीम है, शोक बताना, सैडनेस को दिखाया जाता है, फिनरल को दिखाया जाता है, या फिर मैं बोलूँ कंसोलेशन को दिखाया जाता है, रेडेम्पशन को दिखाया जाता है, ग्लूमी म्यूजिंग्स को दिखाया जाता है, तो यहाँ मेलनकॉलिक इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेलनकॉलिक मतलब उदासी, डिप्रेसिंग
डिप्रेसिंग तरह की कविता होती है, उदासी को दिखाया जा रहा है, मेलनकॉलिक को दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, विच इज नॉट अ लैंग्वेज कॉम्पोनेंट। कौन सा लैंग्वेज का कॉम्पोनेंट इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो नॉट वाला आपको बताना है, ठीक है। साउंड्स, वर्ड्स, वोकैबुलरी या स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे नॉट जो है वो होगा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। देखो भाषा का के जो तत्व हैं उसमें साउंड आ गया, जैसे आपने लिंग्विस्टिक्स पढ़ा होगा। तो फोनेटिक्स, जब हम फोनेटिक्स देखते हैं तो साउंड्स की बात कर रहा है। मोर्फोलॉजी देखते हैं तो वर्ड्स हो गए। वोकैबुलरी देख लिए तो हमारे वर्ड से शब्द बन गए। तो ये सब भाषा के तत्व हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली आपके रूल में सहायता करता है, ये आपका सेंटेंस को बनाने में सहायता करता है। ये भाषा के तत्व नहीं है, ये स्ट्रक्चर्स तो आप सेंटेंस बनाने में यूज करते हो। तो भाषा के तत्व मतलब कि भाषा किन किन से मिलके बन रहा है। तो भाषा आपके ध्वनि से, भाषा शब्दों से, और शब्दों जो वोकैबुलरी है उनसे बन रही है, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रक्चर्स इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग डैश मे बी वन ऑफ द लैंग्वेजेस फॉर लर्निंग एक्टिविटीज दैट क्रिएट द चाइल्ड्स अवेयरनेस। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट। तो इसका देखो एनसीएफ का सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। एनसीएफ का फोकस ग्रुप पेपर अगर आप इंग्लिश का पढ़ेंगे, हर एक सब्जेक्ट का एनसीएफ का फोकस ग्रुप पेपर है, जहां पर हर विषय के बारे में बात की गई है। और इंग्लिश के बारे में यही बोला गया कि इनिशियल स्टेजेस पे जो लैंग्वेज लर्निंग बच्चा करता है, मतलब भाषा जब वो सीख रहा है, तो इंग्लिश जो ऐसी भाषा है जो उसकी अवेयरनेस को बढ़ाएगी दुनिया के प्रति। इसीलिए इंग्लिश को हम ग्लोबल कहते हैं, है ना। ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश। मल्टीलिंगुअल पर्सपेक्टिव में इंग्लिश को बोला जाए तो मल्टीलिंगुअल पर्सपेक्टिव में इंग्लिश ग्लोबल है, जो कि उनकी अवेयरनेस को बढ़ाती है दुनिया के प्रति। यहाँ हिंदी की बात हम नहीं करेंगे, ना ही हम यहाँ पे उसकी वर्नैकुलर या उसकी होम लैंग्वेज की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लर्निंग के शुरुआती समय में इंग्लिश ऐसी भाषा है जो उसकी अवेयरनेस को बढ़ाएगी, ठीक है। काफी लोगों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर हो जाएगा इसका इंग्लिश, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना है। तो फटाफट से इस वर्ड को देखो, यहाँ पे रोज पूछा गया है। तो रोज जो है उसमें सही ट्रांसक्रिप्शन। तो पहली बात तो आपको इसको पढ़ के पहले देखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको चलना है ऑप्शंस पे एंड एलिमिनेट करिए। जैसे यहाँ पे आर के बाद ए दिया हुआ है, तो ए का सिंबल आ होता है, तो ये तो हुआ नहीं, ठीक है। रोज में आ का साउंड नहीं आ रहा। यहाँ पे ऊ दिया हुआ है, तो रूज भी नहीं होगा, गलत हो गया, ठीक है। अब ये जो है, ये वाला, ये जो इस तरह से होता है, ये ओ के लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर इसका जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे अभी हमारे 30 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप कि इस सेशन में आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इम्पॉर्टेंट सेशन अगर आपको लगा है कि इम्पॉर्टेंट है तो इसको प्लीज शेयर करो गाइस अपने दोस्तों में भी। जितने भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम डेज बचे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। इसके अलावा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी समय है आपके पास अच्छा खासा। एंड सभी का लिंक मैं दे दूंगी कमेंट में, वहां से जाके चेकआउट करिए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग।